बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट कर दिया है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट मालिक्यूल जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी हासिल किया जा सके। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है ये तब होता है जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल नीचे आ जाए, क्योंकि एनर्जी के लिए प्राइमरी सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल नीचे आ जाता है तो बाद में जो बॉडी के अंदर फैट मौजूद होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी हासिल किया जा सके। तो ये कब होता है? ये ड्यूरिंग डिक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट मतलब ग्लूकोज जो है उसका लेवल हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए। कार्बोहाइड्रेट का लेवल जब हमारे बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए तब होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ये हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है? तो ये बहुत सारी रीजन में होता है। मेनली ये लीवर में होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। इसके अलावा मसल्स में होता है और इसके अलावा हार्ट जो है हार्ट के मसल्स में भी ये होता है, कार्डियक मसल में वगैरह वगैरह रीजन जो हैं इनमें ये होता है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा बहुत लोकेशन कि ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, सेकंड वन होता है ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल को ए टू माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये सारे कहाँ पर होते हैं और इन प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ इसके लिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक सेल। ये क्या है? पूरा एक सेल है और ये इसका क्या है? ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसके थ्रू हम ये 3 स्टेप्स जो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह होते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ये क्या है? फैटी एसिड मॉलिक्यूल और इसका नाम है पाल्मटेट। पाल्मटेट और ये एक ऐसा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है जो कि 16 कार्बन का होता है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर 16 कार्बन मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड जो होते हैं यह नॉन पोलर होते हैं और यहाँ मेम्ब्रेन जो है ये भी फैट से बन चुका है, लिपिड से बना हुआ है। तो ये क्या कर सकता है? ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। तो ये पाल्मटेट फैटी एसिड जो है इस मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व हो के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म की तरफ। तो यहाँ पर आ गया कौन? पाल्मटेट फैटी एसिड। इस पाल्मटेट फैटी एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यह हो गया अल्काइल ग्रुप R, यहाँ पर होता है CH2, यहाँ पर क्या होता है? अगेन CH2 और इसके बाद एक कार्बन अनदर, इसके साथ हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनदर होता है। पाल्मटेट जो है ये 16 कार्बन का एक फैटी एसिड होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 कार्बन शो कर दिए हैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ थर्ड वन और बाकी 13 कार्बन जो है उनको हमने R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर दिया जिसको अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। अब कार्बन नंबर 1 के बाद ये सेकंड कार्बन जो है इसको अल्फ़ा कार्बन भी कहा जाता है और इस थर्ड वन को क्या कहा जाता है? इसको बीटा कार्बन कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है आगे इस प्रोसेस को समझने के लिए। अब ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इसका एक्टिवेशन होता है। तो एक्टिवेशन इसका किस तरह होता है? ये मॉलिक्यूल आगे एक अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है या एक अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है एसाइल को ए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसाइल को ए। ये हो गया एसाइल को ए। अब ये एसाइल को ए किस तरह बनता है? तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल जो है पाल्मटेट वाला 16 कार्बन वाला इसके साथ ऐड होता है क्या?
कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल, ये ऐड होता है। और इसके एडिशन में कौन हेल्प करता है? इसके एडिशन के लिए एक मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है? एटीपी। एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, एडेनिन मोनोफॉस्फेट में, और इससे 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं पायरोफॉस्फेट की शक्ल में। और इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है एसाइल को ए सिंथेटेज। एसाइल को ए एसाइल को ए सिंथेटेज। तो ये हो गया एसाइल को ए सिंथेटेज, और इससे बन गया क्या? एसाइल को ए। इस पाल्मिटेट मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन की पोजीशन पे कोएंजाइम ए जो है ये अटैच हो जाता है, और इस मॉलिक्यूल को फिर एसाइल को ए मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अब ये एसाइल को ए मॉलिक्यूल जो है ये आगे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इनको ट्रांसफ़र कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एंट्री के बाद यहाँ तक ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर ये फैटी एसिड जो है जिसके पास क्या है? कोएंजाइम ए है, तो ये हो गया एक्टिवेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब एक्टिवेशन के बाद कौन सा प्रोसेस है? सेकंड वन, ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल को ए। अब इस एसाइल को ए को ट्रांसफ़र करवाना है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चला जाता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ एसाइल को ए। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका ये क्या है? दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड CAT1। ये क्या है? CAT1। दिस इज कॉल्ड CAT1 मॉलिक्यूल। CAT1 मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? CAT1 मॉलिक्यूल कहा जाता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ये मॉलिक्यूल क्या करता है? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 ये एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है किसको? एसाइल को ए मॉलिक्यूल को। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम है कार्निटीन। तो एसाइल को ए और कार्निटीन जो हैं ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, और इनसे बन जाता है क्या? एक अनदर मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एसाइल कार्निटीन। एसाइल कार्निटीन। ये मॉलिक्यूल जो बन गया दिस इज कॉल्ड एसाइल कार्निटीन। ये कोएंजाइम जो है यहाँ पर ये इससे सिपारेट हो जाता है, और को एंजाइम ए की जगह कार्निटीन अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर कार्निटीन को सिर्फ मैंने CAR से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये रह गया क्या? कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए जो है अगेन चला जाता है और किसी अनदर फैटी एसिड मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अब ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो बन गया एसाइल कार्निटीन, ये आगे चला जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, और इस ट्रांसपोर्टर का नाम है ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम की हेल्प से ये अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये अंदर रीजन क्या है? इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया कौन सा मॉलिक्यूल? एसाइल कार्निटीन। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर एक अनदर मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको कहा जाता है CAT2। ये क्या है? CAT2।
2 कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। और इस मॉलिक्यूल के साथ होता है एक एनदर मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? उसका नाम है कोएंजाइम ए। इसके पास क्या है? कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। और इसके पास क्या था? इसके पास था कार्निटीन मॉलिक्यूल। तो ये एसाइल कार्निटीन मॉलिक्यूल जब अंदर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ये Cat2 जो है मॉलिक्यूल जो है ये प्रोवाइड करवाता है एसाइल को ए को, और ये एसाइल को ए जो है ये ऐड हो जाता है किस चीज़ के साथ? इसके साथ। तो कोई एंजाइम ए के ऐड होने के बाद ये कार्निटीन जो है ये अगेन सेपरेट हो जाता है एसाइल कार्निटीन से, और इसकी जगह कोई एंजाइम ए ऐड हो जाता है, और ये बन जाता है कुछ इस तरह मॉलिक्यूल। ये अगेन क्या बन गया? ये बन गया एसाइल को ए। और ये कार्निटीन जो है ये अगेन क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा। ये फ्री हो जाएगा। कार्निटीन, और कार्निटीन जो है इसको वापस भेज दिया जाता है इस ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर, और ये चला जाता है इस मॉलिक्यूल के पास, ताकि ये क्या करे? एनदर एसाइल को ए मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो आ गया, तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल को ए। यहाँ से एसाइल को ए ट्रांसफ़र हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये एसाइल को ए मॉलिक्यूल जो है ये एक प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है जिसको कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो अब बीटा ऑक्सीडेशन को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह होता है। तो अब बीटा ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ये एसाइल को ए मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में, जिसको कहा जाता है डेल्टा 2 ट्रांस इनाइल को ए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेल्टा 2 ट्रांस इनाइल को ए। ये किस तरह एसाइल को ए से बनता है? अब यहाँ पर आप लोगों को इस फार्मूले में ये कार्बन जो हैं, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन, इनके पास कितने हाइड्रोजन मौजूद है? दो दो, एक एक साइड पर और दूसरा दूसरे साइड पर। तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, और इसकी जगह पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, जो यहाँ पे बन चुका है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये हाइड्रोजन कौन ले जाता है? ये ले जाता है FAD ले जाता है। FAD जो है FAD पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? FADH2 में। ये दो हाइड्रोजन ये लेता है इस एसाइल को ए मॉलिक्यूल से। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, और इससे बन जाता है डेल्टा 2 ट्रांस इनाइल को ए। अब ये डेल्टा 2 ट्रांस इनाइल को ए जो है ये आगे एक अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, क्योंकि बीटा कार्बन पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और बाकी ये क्या है? एसाइल को ए है। वही मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का जिसके पास क्या अटैच है? को एंजाइम ए मॉलिक्यूल अटैच है। तो अब ये किस तरह होता है? तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होता है। अब वाटर में क्या मौजूद है? OH ग्रुप मौजूद है, जो कि इस कार्बन के इस साइड पे अटैच हो गया यहाँ पर, और उसके पास वाटर के पास जो दूसरा हाइड्रोजन रह जाता है वो इस दूसरे कार्बन के
इस एंड पे अटैच हो गया और इससे बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है डेल्टा 2 इनॉयल को ए हाइड्राटेज। ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस स्टेप में। अब ये मॉलिक्यूल जो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, ये आगे एक अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है बीटा कीटो एसाइल को ए। अब यहाँ पर क्या है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप अटैच है बीटा कार्बन को अगर हम देखें, और दूसरी तरफ एक अनदर कार्बन यहाँ पर अटैच है जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अब क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसके साथ क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कीटो, और बाकी क्या है, वही एसाइल को ए मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है बीटा कीटो एसाइल ए। अब ये बीटा कीटो एसाइल ए किस तरह बनता है, तो यहाँ पर ये OH जो है, इससे ये H और ऊपर साइड से दिस हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को रिमूव किया जाता है और ये ले जाता है कौन, यहाँ पर ये ले जाता है NAD पॉजिटिव जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उस एंजाइम का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डी हाइड्रोजिनेज। जिस जगह भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा अक्सर वहाँ पे ये डिहाइड्रोजिनेज का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। अब इससे बन गया क्या, बीटा कीटो एसाइल को ए। अब ये बीटा कीटो एसाइल को ए जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है दो मॉलिक्यूल में। इसकी ब्रेकडाउन आगे होती है दो मॉलिक्यूल में। तो किस तरह होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको कहा जाता है थायोलेज एंजाइम। थायोलेज, इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है थायोलेज एंजाइम। अब ये थायोलेज एंजाइम जो है ये स्टेप में अनदर को एंजाइम ए मॉलिक्यूल की एडिशन भी होती है। यहाँ पर एक अनदर को एंजाइम ए मॉलिक्यूल भी ऐड होता है। तो बीटा कीटो एसाइल को ए से किस तरह ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये है अल्फ़ा कार्बन एंड दिस वन इज़ बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ इन्होंने बना दिया है। इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो इस मॉलिक्यूल के साथ ये एसाइल को ए ऐड हो जाता है और ये अनदर मॉलिक्यूल जो है ये एसिटाइल को ए की शक्ल में बाहर आ जाता है। एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल की शक्ल में यह बाहर आ जाता है और ये क्या है, ये रह गया वो 14 कार्बन वाला फैटी एसिड मॉलिक्यूल। क्योंकि स्टार्ट में ये क्या था, 16 कार्बन वाला था, तो 2 कार्बन इससे रिमूव हो गए एसिटाइल को एंजाइम ए की शक्ल में और जो बच गए वो क्या हो गए, वो 14 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। अब ये 14 कार्बन वाला कंपाउंड जो है आगे अगेन चला जाएगा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा तब तक जब ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ना हो जाए। हर एक साइकिल में 2-2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इससे एसिटाइल को ए की शक्ल में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन।
इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन जो होता है इस मॉलिक्यूल का बीटा कीटो एसाइल को ए का, ये बीटा कार्बन के ऊपर होता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन का नाम दिया गया है। इस प्रोसेस का मेन पर्पस क्या होता है? इस प्रोसेस का मेन पर्पस ये होता है इस मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करना, क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कि ये एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल जो है ये आगे क्या स्टार्ट करवाता है, आगे ये एक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है जिसको कहा जाता है क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल, तो ये आगे क्रिब्स साइकिल प्रोसेस को कंटिन्यू करता है जो कि हमें ATP भी देता है, FADH2 भी देता है और NADH2 मॉलिक्यूल भी देता है, जो कि फिर आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसका फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे फिर ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये था छोटा सा लेक्चर अबाउट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका बायो एनर्जेटिक निकालेंगे कि इस पूरे प्रोसेस से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होता है जब एक पाल्मेटेड मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।